हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनपी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं कुछ सवालों के जवाब लेकर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मैं काफ़ी समय से क्लास नहीं ले पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उच्च ताप। किसी भी प्रकार का तापमान जब अधिक हो जाए और उसका मापन करना हो, उसे मापना हो, तो ऐसे में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए घनत्व का, तो घनत्व का मापन करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमिडिटी, जिसे आर्द्रता के नाम से जानते हैं, उसके मापन के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जानने वाला तथ्य ये है दोस्तों कि बैरोमीटर में पानी, हवा या फिर पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के अंदर पानी, हवा या पारा का यूज होता है, जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कुछ पॉइंट और जान ले दोस्तों सन और अर्थ के बारे में, सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सूर्य की सतह में 24% हीलियम है, 74% हाइड्रोजन है और 2% अदर हैं, अदर मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जैसे कि लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, क्रोमियम और अदर कुछ ऐसे ही खनिज तत्व हैं। space.com की रिपोर्ट के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से करीब 109 गुना ज़्यादा है दोस्तों। हम ये भी कह सकते हैं कि 13 लाख पृथ्वी एक सूर्य में समा सकता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, और 13 लाख पृथ्वी अगर सूर्य में समा सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों कि सूर्य का आकार कितना बड़ा है। सूर्य हमसे काफ़ी दूरी पे है, इसीलिए हम इनका आकार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं कि जब 13 लाख पृथ्वी उसमें समा सकता है तो आप सूर्य का आकार जो है वो कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? ऑप्शन है कैंसर के इलाज के लिए, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक के रूप में। कैंसर की उपस्थिति या कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी या विकिरण विधि का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी या विकिरण विधि से ही कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अगर बात किया जाए टिंचर, टिंचर क्या है? टिंचर एक निशान या संकेत है जो किसी चीज़ की उपस्थिति को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं। ऑप्शन है खानकाह, पायगाह, इबादत खाना, लीवान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये, खानकाह। जान लेते हैं दोस्तों इबादत खाना के बारे में। तो इबादत खाना एक बड़ी संरचना होती है जिसमें एक केंद्रीय हॉल होता है और दोनों साइड से छोटे छोटे कमरे होते हैं। इसका निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसका निर्माण करवाने के पीछे मुख्य कारण था कि धार्मिक शिक्षाओं पर जो चर्चा किया जाए वो इसी इबादत खाना में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी जलधाराएं, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? ऑप्शन है 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये, 10 डिग्री। मैं आपको एक तथ्य बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धरती को पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का नाम किसके नाम पे पृथ्वी रखा गया है? तो एक महाराज थे, राजा थे, महाराज पृथु, इन्हीं के नाम पे पृथ्वी का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन है
ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ है? ऑप्शन है सियामेन जो चीन में है, मॉस्को रूस में है, दिल्ली इंडिया में है और टोक्यो जापान में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये सियामेन चीन। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी 2009 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें रूस शामिल हो गया, माफ़ कीजिएगा साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। रसिया को छोड़कर जो 4 देश हैं, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये अल्प विकसित हैं अर्थात विकासशील हैं। इनकी अगर बात किया जाए जनसंख्या की तो ये पूरे विश्व का 42% जनसंख्या को कवरेज करता है, अर्थात पूरी जनसंख्या का 42% जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स के देशों में है। अगर जीडीपी की बात किया जाए तो पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसमें से 23 से 25% जो योगदान है वो ब्रिक्स देशों का है। अगर किया जाए विश्व व्यापार में इनका योगदान का, तो विश्व व्यापार में लगभग 18% हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों का है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स को और किस नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी मुद्रा जो है वो R से शुरू होते हैं, अर्थात ब्रिक्स के जो 5 देश हैं इनकी मुद्रा का नाम R लेटर से शुरू होता है, इसीलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स ने अपनी एक बैंक बना रखा है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर संघाई है जो चीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है जुम्बस G1, पेंटा स्ट्रीम 11C, कैल्ट 9B, सोलर पावर K1। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कैल्ट 9B। कैल्ट 9B की खोज 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन है M60 पैटर्न, मंत्रा, M60 पैटर्न, पैंजर 61। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मंत्रा। यह भारत का पैटेंट है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। यह M60 पैटेंट जो है वो अमेरिकी टैंक है। इसका निर्माण 1959 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात किया जाए पैंजर 61 की तो इसका जो इंजन था वो 630 हॉर्स पावर का था, एक डीजल इंजन था यह। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो यह सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन है 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक, 100 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये 300 वर्षों तक। गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी उस श्री गुप्त ने किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी गुप्त वंश में। और अगर धर्म की बात किया जाए तो इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों थे। तो इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो आप संभवतः जान चुके होंगे दोस्तों कि 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने शासन किया था जो 280 ईस्वी तक चला था। उसके एक और महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच शासन किया। और एक अन्य महाराज थे, राजा थे विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। और आप जानते हैं कि 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का अंतिम समय था। तो आपको ये पता हो गया होगा दोस्तों कि विष्णुगुप्त को ही अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। अगर विक्रमादित्य की बात किया जाए तो इनका सही नाम विक्रमसेन था, या यह कह सकते हैं कि इनका उपनाम विक्रमसेन है या था। और चंद्रगुप्त आप जानते हैं दोस्त कि लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, तो उस राजकुमारी का नाम कुमार देवी था। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी या शुरुआत किया था 57 ईसा पूर्व में।
और आप जान चुके होंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? विक्रम प्लस आदित्य। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। पराक्रम का सूर्य अर्थात विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। महरौली जो दिल्ली में स्थित है के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विक्रमादित्य। महरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें विक्रमादित्य का उल्लेख है, उसकी जानकारी मिलती है विक्रमादित्य की। लौह स्तंभ का जो हाइट है वो 7.2 मीटर है और अगर इसकी वज़न की बात किया जाए तो इसका वज़न 3 टन। इसका निर्माण आज से 1500 वर्ष पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनपद की जानकारी मिलती है महरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से, मठों से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत में 16 महाजनपद थे। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाजनपद कहते किसे हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ख्याति प्राप्त करने वाले राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वज्जी महाजनपद क्या था? ऑप्शन है व्यापारिक राज्य, गणतंत्रीय, सैनिक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गणतंत्रीय। वज्जी एक गणतांत्रिक महाजनपद था, यह बिहार के क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी वैशाली थी। अगर बात किया जाए महाजनपद की तो भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। उसमें से सबसे बड़ा मगध महाजनपद था। महाजनपद कहते किसे हैं? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जितने भी ख्याति प्राप्त करने वाले राज्य थे उन्हें महाजनपद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? ऑप्शन है धर्म पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, आय पर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन है मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्राम प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन में दिया है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बृहस्पति दिए हुए ऑप्शन में से सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। अगर नज़दीक की बात किया जाए तो सूर्य से सबसे नज़दीक शुक्र है दिया हुआ ऑप्शन में। ऐसे तो बुध ग्रह ही सबसे नज़दीक है। तो बात कर लेते हैं अगर इनकी परिक्रमा की, तो पृथ्वी लगभग 365 दिनों में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है। अगर मंगल ग्रह की बात किया जाए तो यह 1.88 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है। और अगर बृहस्पति की बात किया जाए तो वह 11.86 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र ग्रह की बात किया जाए तो यह 224.7 डेज में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है। अगर बुध की बात किया जाए तो लगभग 88 डेज में यह पूरी करती है। एग्जैक्ट इसका 87.97 है, लगभग 88 मान सकते हैं इसे। शनि की बात किया जाए तो यह 29.46 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करते हैं। यूरेनस की बात किया जाए तो यह 84.01 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और अगर नेपच्यून की बात किया जाए तो यह 164.79 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। तो सबसे कम समय में अगर पूछा जाए दोस्तों तो बुध हो जाएगा जो 88 डेज में पूरा करता है। और अगर अधिकतम समय की बात किया जाए तो नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाता है जो 164.79 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है?
ऑप्शन है 5%, 14%, 50%, 20%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 14%। सुपरमून एक खगोलीय घटना है जिसमें चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्थिति में आ जाता है, जिससे चांद सामान्य दिखने वाले आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार बात की जाए अगर कि ब्लू मून क्या है, तो ब्लू मून पूर्णिमा के दिन घटित होने वाली एक घटना है। यदि ये कैलेंडर में एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा जो होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है फैजी ने, हकीम हुमाम ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अबुल फजल ने। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में और इनकी हत्या 1602 ईस्वी में हो गया। ये एक फारसी लेखक थे। बात किया जाए अगर फैजी की, तो इनका ओरिजिनल नाम, असली नाम शेख अबू अल फैज था। ये एक फारसी कवि थे। सम्राट अकबर ने इन्हें अपने बेटे के लिए गणित का शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अगर बात कर ली जाए अब्दुल रहीम की, तो अब्दुल रहीम का असली नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। अब्दुल रहीम कलम और तलवार के धनी थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में एवं इनका मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका समाधि या मकबरा कहा जा सकता है वो दिल्ली में स्थित है। अब्दुल रहीम के पिता का नाम बैरन खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। बात किया जाए अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनवाया था। यह बीबी का मकबरा वह अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी के लिए बनाया था तथा औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए जहांगीर की, तो इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था तथा इन्होंने लाहौर मस्जिद भी बनवाया था। अकबर का मकबरा अकबर ने शुरू किया था, परंतु अकबर की मृत्यु के पश्चात इस मकबरे का पूरा कार्य जहांगीर ने करवाया। अगर बात किया जाए अकबर की, तो इन्होंने 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा बनाया और गुजरात पर विजय की स्मृति में इसे बनाया गया था। इसके निर्माण में 12 साल लगा। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई किसी प्रकार का आपको कुछ पूछताछ करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। धन्यवाद।